कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बाद एक और लर्निंग थ्योरी है जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो बिहेवियरिज्म को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। बिहेवियरिज्म मतलब वो चीज़ें जो जैसे वॉटसन और स्किनर बिहेवियरिस्ट थे, तो वो सब मानते थे कि जो बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस बिहेवियर को हम मेजर कर सकते हैं, हम उसी को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो कॉग्निटिविस्ट थे, जो ये मानते थे कि बिहेवियर जो है वो ऐसे प्रोसेसेस हमारे माइंड के अंदर होते हैं जिसकी वजह से बिहेवियर वो होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो हमारे माइंड के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारी परसेप्शन, वो चीज़ें हमें लर्निंग में हेल्प करती हैं। और जो बिहेवियर है ना, वो उसी का एक तरीका है दिखाने का कि जो प्रोसेसेस हमारे माइंड में चल रहे हैं वो हम अपने बिहेवियर में दिखाते हैं। तो कॉग्निटिविज्म का व्यू ये था कि सिर्फ देखता, जो बाहर दिख रहा है सिर्फ उतना ही नहीं है, जो ब्रेन के अंदर चल रहा है, जो हमारे माइंड में चल रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए अगर हमें पूरे तरीके से लर्निंग के प्रोसेस को समझना है। तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ये पढ़ाती है हमें कि सिर्फ बाहर का बिहेवियर नहीं ऑब्जर्व करना, उसके माइंड में, ब्रेन में भी कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। अब इसमें कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जो जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी को काफ़ी प्रेफरेंस देते थे। जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी जो होती है, जो एज अ होल चीज़ों को लेके चलती है, पूरे तरीके से कंबाइंड करके, और परसेप्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। तो यहाँ पे पहला जो एक्सपेरिमेंट हम स्टडी कर रहे हैं वो है एडवर्ड टॉलमैन का। और इन्होंने जो अपना लर्निंग का एक्सपेरिमेंट किया था वो 3 ग्रुप ऑफ रैट्स पे किया था। 3 ग्रुप थे रैट्स के, और उन्होंने इसमें क्या किया था, एक ऐसा मेज लिया था। यहाँ पे जो आपको फोटो दिख रही है ये एक मेज टाइप का है, जिसमें से रैट्स को यहाँ से रास्ता ढूंढते हुए एंड तक आना था जहाँ पे फूड पड़ा हुआ है, खाना पड़ा है, रीइंफोर्समेंट है। सो 3 ग्रुप ऑफ रैट्स क्यों थे? पहला जो ग्रुप था उसको रीइंफोर्समेंट दी थी। दैट मीन्स पहला ग्रुप ऑफ रैट्स जो था, जब वो स्टार्ट से ढूंढते ढूंढते एंड पे आता था तो उसको वहां पे फूड मिलता था। तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा टाइम लगा, धीरे 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 उनको ये रास्ता याद करना था अपना फूड लेने के लिए। मतलब रैट्स को ये पता चल गया कि अगर हम एंड तक पहुंचेंगे तो हमें खाना मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगी। ये तो था फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। ग्रुप 1 जिसको एंड पे पहुंचने पे क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, ठीक है, रीइंफोर्समेंट मिलेगी। अच्छा, फिर था दूसरा ग्रुप, क्योंकि 3 ग्रुप ऑफ रैट्स हैं। फिर था दूसरा ग्रुप। दूसरा ग्रुप क्या था, उसको एंड पे कोई फूड नहीं मिलेगा। दूसरे ग्रुप ऑफ रैट्स को 9 दिन तक कोई फूड नहीं दिया, नो फूड, ठीक है, फूड नहीं मिला 9 दिन तक, मतलब कोई रीइंफोर्समेंट नहीं थी। वो घूमते रहते थे मेज में, बेशक वो एंड में आ भी जाते होंगे या नहीं भी आते होंगे, कोई फूड उनको यहाँ कुछ नहीं मिलता था, फिर वो वापस चले जाते थे। मतलब इस तरीके से वो सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे थे मेज को, क्योंकि उनको कुछ ऐसा रीइंफोर्समेंट नहीं दिख रहा था कि कुछ पड़ा है यहाँ पे खाने के लिए। लेकिन उनको 10th डे, 10वें दिन, जो 10th डे था, उस दिन उनको खाना दिया, उस दिन उनको फूड दिया। जैसे ग्रुप 1 को मिल रहा था वैसे इनको 10th डे फूड दे दिया। तो ये तो हो गया ग्रुप 1 जिसको पता था कि अगर मेज मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे रीइंफोर्समेंट मिलेगी। ग्रुप 2 जिसको 9 दिन तक तो कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिली, लेकिन 10वें दिन यहाँ पे खाना रखा हुआ था। और एक था तीसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में क्या था, उनको रीइंफोर्समेंट नहीं देनी थी, देनी ही नहीं थी। अब इसमें से अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग जो हमने पढ़ी है उसको ध्यान में रखें, और आपसे मैं पूछूं कि तीनों ग्रुप्स में से किस ग्रुप को ये रास्ता याद हो गया होगा, तो आप सब यही बोलोगे कि ऑब्वियसली ग्रुप 1, क्योंकि उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स तो आएगा ही, तो इसको याद हो गया। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था, ग्रुप 1 को तो हो ही गया था, ग्रुप 2 ने 10th डे बहुत अजीब सा रिएक्शन दिखाया। 9 दिन तक तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, 9 दिन तक वो पूरे मेज में घूमते रहे क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं था। लेकिन जब 10वें दिन उन्होंने यहाँ पे खाना पड़ा हुआ देखा तो वो झट से यहाँ से निकल के सीधा यहाँ पहुंच गए, मतलब उनको ढूंढना भी नहीं पड़ा, वो डायरेक्टली यहाँ से निकले और अपना रास्ता देख के सीधा यहाँ पहुंच गए।
जबकि ग्रुप 1 वालों को क्या था, उनको ढूंढ ढूंढ के वो पहुंचते थे, क्योंकि उनके अंदर एक मोटिवेशन थी, खाना पड़ा हुआ है। ग्रुप 2 में मोटिवेशन नहीं थी, वो घूमते रहते थे, लेकिन जब 10वें दिन उनको एक मोटिवेशन मिली, रीइंफोर्समेंट मिली, तो वो सीधा ही वहां से यहाँ पहुंच गए। मतलब उनको इतने अच्छे से रास्ता याद हो गया था। तो ये क्या हुआ फिर, तो इसका मतलब क्या था, बिना रीइंफोर्समेंट के उन्होंने रास्ता याद कर लिया था इतने दिनों से। मतलब 9 दिन तक जब कोई रीइंफोर्समेंट भी नहीं थी तब भी उन्होंने रास्ता याद कर लिया था। तो यहाँ पे टॉलमैन ये बोलते हैं कि इनके माइंड में ना एक कॉग्निटिव मैप बन गया था, जिसको मेंटल मैप कहते हैं, क्योंकि वो उस रास्ते में रोज रोज घूमते रहते थे। तो उनके माइंड में इसका एक मैप बन गया था। उनके अंदर एक लेटेंट लर्निंग हो गई थी। लेटेंट लर्निंग मतलब हिडन लर्निंग, जो वो दिखा नहीं रहे थे। दिखाया उन्होंने कब, 10वें दिन, जब उनको उस दिखाने के लिए कोई मोटिवेशन मिली। तो ये लर्निंग भी तो हुई ना, तो ये लर्निंग रिइंफोर्समेंट की वजह से तो नहीं हुई, ये तो लर्निंग उनके ऑलरेडी हो रखी थी माइंड में, मेंटल मैप तो बना ही हुआ था। वो तो उन्होंने दिखाया तब जब उनको रिइंफोर्समेंट मिली। तो इसको बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। तो यहाँ पे क्या था, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उससे अलग हो गया, कि जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो बिहेवियर हमें दिखता है वही लर्निंग होती है, नहीं, ये वाली लर्निंग भी होती है जो दिखी नहीं, लेकिन दिखी कब, जब उसको रीइंफोर्समेंट मिला, जिसको बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। ऐसे ही फिर दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया था कोलर ने। कोलर जो थे वो भी एक जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब वही वाली चीजें, प्रिंसिपल्स जेस्टॉल्ट वगैरह को प्रेफरेंस देते थे। ये एक बार किसी आइलैंड पे गए थे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, और वहीं पे एक लैब थी जहाँ पे प्राइमेट रिसर्च, मतलब हमारी पुरानी स्पीशीज हैं जो जैसे चिंपांजीज, गोरिल्ला, उन चीजों के ऊपर रिसर्च होती थी। वहां पे ये काफी दिन तक थे। तो उन्होंने एक चिंपांजी के ऊपर वो किया था, रिसर्च किया था। उस चिंपांजी का नाम था सुल्तान। इन्होंने क्या रिसर्च किया था, उसको एक केज में बंद कर दिया था। आई थिंक यहाँ पे उसकी ड्राइंग नहीं है। उसको एक केज में, एक प्रिजन या वो कह लो पिंजरा, उसमें बंद कर दिया था। और उसके थोड़ी दूर पे, उसके जहाँ पे वो गेट के बार्स होते हैं, उससे थोड़ी दूर पे बनानास रखे थे। अब उसका काम ये था चिंपांजी का कि उसको वो बनानास किसी तरीके से लेने हैं। तो ऑब्वियसली नॉर्मली कोई भी क्या करेगा, पहले हाथ आगे बढ़ा के कोशिश करेगा लेने की, नहीं ले पाया तो उसके प्रिजन के सामने एक स्टिक पड़ी हुई थी, डंडा पड़ा हुआ था, तो उसने वो उठाया, उसको बनाना को स्टिक से अपनी तरफ किया, ले लिया। इसमें कोई भी सरप्राइजिंग बिहेवियर नहीं था, क्योंकि एनिमल जो ये होते हैं चिंपांजीज और मंकीज, इनको टूल्स यूज करने ये सब चीजें आती है। फिर इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। इन्होंने क्या किया, वो बनाना जो है इतना दूर रख दिया कि वो एक स्टिक से नहीं आ सकती, और हाथ से तो आ ही नहीं सकती उसके हाथ में, क्योंकि वो थोड़ी दूर रख दिया बनाना को। और उसके आगे 2 स्टिक रख दी जो एक दूसरे से जुड़ सकती थी। अब पहले तो चिंपांजी ने क्या किया, उसको हाथ से लेने की कोशिश की, बहुत दूर रखा था, नहीं हो पाया। वापिस उसने वो स्टिक उठा के दोबारा लेने की कोशिश की जैसे पहले किया था। तो ये ट्रायल एंड एरर लर्निंग चल रही थी उसकी, मतलब ट्राई करते करते लर्न करना। लेकिन वो एक स्टिक से नहीं हो पा रहा था, बहुत दूर रखा था। फाइनली 1 घंटे बाद ट्राई करते करते उसको एक सडन फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन हुआ। सडन फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन मतलब उसको सडनली कुछ समझ में आया। क्या समझ में आया, उसने वो देखा कि दोनों स्टिक आपस में ज्वाइन हो सकती है। तो उसने दोनों स्टिक को ज्वाइन करा, वो स्टिक थोड़ी लेंथ में लंबी हो गई, और फाइनली उस बनाना को अपनी तरफ खींच लिया। तो ये जो लर्निंग हुई है उसको सडनली विदाउट एनी रीइंफोर्समेंट हुई है, ट्रायल एंड एरर करने के बाद हुई है। जैसे हम बहुत देर तक कभी कोई चीज सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, नहीं होता, तो हम बैठते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, हम सडनली एक आंसर, इंस्पिरेशन मिलती है, एक आंसर मिल जाता है। इसको बोलते हैं इनसाइट लर्निंग या फिर परसेप्शन ऑफ रिलेशनशिप। तो ये भी एक तरीके की लर्निंग थी जो कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर आई, कि इस तरीके से भी लर्निंग होती है। जब हम किसी चीज के ऊपर सोचते हैं, काफी देर तक कोशिश करते हैं, तो अगर हम बीच में उसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दे तो सडनली हमें एक ना एक टाइम उसके लिए आंसर मिल ही जाता है। तो इसको इन्होंने नाम दिया था इनसाइट लर्निंग। तीसरा एक्सपेरिमेंट किया था कॉग्निटिव लर्निंग में। सेलिगमैन थे,
मार्टिन सेलिगमैन, जिन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी को फाउंड किया था। पॉजिटिव साइकोलॉजी होता है कि मतलब जैसे आपकी मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस, और उसके आपको अगर हैप्पीनेस हैप्पी रखा जाए, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव सोचो, तो आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है। पॉजिटिवली साइकोलॉजी को कैसे यूज किया जाता है वो इन्होंने फाउंड किया था। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था और डॉग्स के ऊपर ही किया था। एक्चुअली ये क्या कर रहे थे, ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसको रिपीट कर रहे थे, उसी को दोबारा से करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद उसमें कुछ नया मिल जाए। तो लेकिन इसमें तरीका कुछ और था करने का। यहाँ पे क्या था, एक डॉग का ग्रुप्स इन्होंने लिया और उसको एक चेम्बर में रखा, जैसे यहाँ पे फोटो में दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे डॉग रखा, यहाँ पे एक डॉग था, उसको बांध दिया था ताकि वो जंप ना कर पाए। उसको बांध दिया और क्या होता था, एक बार स्पीकर से एक आवाज आती थी, टोन आती थी, और फिर उसको शॉक लगता था, वो जंप करने की कोशिश करता था लेकिन जंप नहीं कर पाता था क्योंकि वो बंधा हुआ था। ऐसे पूरा दिन उसको एक कंडीशनिंग करवाई कि जब भी आवाज आएगी उसको शॉक लगेगा लेकिन वो जंप नहीं कर पाएगा। एक तरीके से उसको ये सिखाया कि वो इस सिचुएशन से भाग नहीं सकता, ठीक है। फिर दूसरे दिन क्या किया, अगले दिन एक और ग्रुप आया डॉग्स का जिसको ये कंडीशनिंग नहीं करवाई हुई थी कि वो जो है वो नहीं भाग सकता है, उसको उस टोन से या उस शॉक से कोई डर नहीं था। अब इन दोनों ग्रुप्स ऑफ डॉग्स को उन्होंने क्या किया, दोनों को खोल दिया। मतलब पहला वाला ग्रुप था जिसको बांध के रखा था और जो एस्केप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बंधे हुए थे, उनको भी खोल दिया। फिर उनको यहाँ पे रखा वापस से इस तरह के बॉक्स में, और दूसरा ग्रुप था फिर उनको भी ऐसे ही रखा। फिर देखा कि दोनों में से कौन ज्यादा जल्दी एस्केप करते हैं। क्या वो लोग जल्दी एस्केप करेंगे, जल्दी यहाँ से जंप करके भागेंगे जिनको पता है कि यहाँ पे साउंड आते ही शॉक लगेगा, कि वो दूसरे लोग जल्दी भागेंगे जिन्होंने अभी इतना ज्यादा, जिनको डर नहीं है इसका। तो क्या इनको पता चला कि जो पहला वाला ग्रुप था ना, जिसको इन्होंने एक दिन पहले बांध के रखा था और वो चाह के भी एस्केप नहीं कर पा रहे थे, जब उनको खुला छोड़ दिया तो भी उन्होंने जंप नहीं किया, जबकि उनके पास मौका था जंप करने का। ऐसा क्यों हुआ? पिछले दिन तो उन्होंने जंप इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो बंधे हुए थे यहाँ पे, लेकिन जब अगले दिन उनको खोल दिया और उसके बाद फिर से वो स्पीकर में टोन आई जिससे शॉक आता है, वो टोन सुनने के बाद भी वो जंप नहीं करे। इवन जब शॉक लगने लग गया तो भी वो जंप नहीं करे। ऐसा क्यों हुआ? मतलब जब उनको इस बार खुला छोड़ दिया था जंप करने के लिए तो भी वो जंप नहीं करे। तो इस चीज को बोलते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। लर्नड हेल्पलेसनेस, लर्नड हेल्पलेसनेस क्या होता है कि जब आप किसी चीज में बहुत बारी फेल हो जाते हो तो आप ये बिलीव करने लग जाते हो कि आप अब पास उसमें नहीं हो सकते, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपसे वो काम नहीं होगा। तो आपके अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है उस चीज को लेके। सो लर्न हेल्प, यहाँ पे लर्निंग हो गई ना, उसको हेल्पलेसनेस की लर्निंग हो गई कि वो हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता। The tendency to fail to act, to escape from a situation because of a history of repeated failure, क्योंकि पास्ट में वो इतनी बार फेल हुआ कि उसकी एक टेंडेंसी हो गई कि मैं अब इसमें से जा ही नहीं सकता, बच ही नहीं सकता, तो वो उसने ट्राई ही नहीं किया वहां से भागने का। तो ये लर्निंग होती है लर्न हेल्पलेसनेस, जो सेलिगमैन ने, पर ये एक्सीडेंटली इन्होंने डिस्कवर कर ली। ये एक्चुअली करना चाह रहे थे क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर, पर ये इनको एक्सीडेंटली ये चीज दिखी कि वो जंप ही नहीं कर रहे वो डॉग, जिनको इन्होंने इतना पहले दिन इतना डरा दिया था। तो ये था इनका एक्सपेरिमेंट। और सेलिगन के ही एक्सपेरिमेंट को ना थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव से मेयर स्टीवन एफ मेयर ने दूसरे पर्सपेक्टिव से बताया था, न्यूरो साइंटिफिक तरीके से, कि हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा क्या होता है जो हम हेल्पलेस हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब इस तरीके से कोई सिचुएशन आती है ना, तो एक तो हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, न्यूरोट्रांसमीटर, जो क्या करते हैं, जो एमिगडेला, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है एमिगडेला, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। एमिगडेला क्या होता है, वो हमें फियर और एंजाइटी, मतलब हमें ये बताता है कि हमें किस चीज से डरना है, कब घबराना है, वो उसका काम है एमिगडेला का। दूसरी चीज ये क्या करता है, सेरोटोनिन, ये हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कम कर देता है। मतलब
जब हम तैयार होते हैं भागने या लड़ने के लिए, उस रिस्पॉन्स को कम कर देता है। तो जब ये दोनों चीजें होती है ना, एक तरफ हम डर रहे हैं, दूसरा हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना फाइट कर पा रहे हैं ना फ्लाइट, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को इन्होंने बोला है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। ये इन्होंने थोड़ा सा न्यूरो साइंटिफिक वे में बताया है कि ऐसा माइंड में, ब्रेन में क्या होता है कि हम ऐसे सोचने लग जाते हैं। इसी सेम चीज को इन्होंने बताया है कि जैसे जो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, जो डिप्रेशन होता है हमारे अंदर, जिसमें हमें लगता है कि हम लोग पावरलेस हैं, होपलेस हैं, वो भी इसीलिए होता है कि जब कोई अपनी सिचुएशन से, अपनी लाइफ की सिचुएशन से, बेशक वो उसके घर में बैड फैमिली एनवायरनमेंट है या फिर उसके ऑफिस में बैड एनवायरनमेंट है, वहां से बहुत टाइम तक निकल नहीं पाता, तो उसके अंदर एक लर्नड हेल्पलेसनेस हो जाती है, जो डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं। और फिर वो ये सोचता है कि मैं इससे कभी बाहर आ ही नहीं पाऊंगा, और वो डिप्रेस हो जाता है। ऐसा ही सेम एग्जाम्पल कब होता है, अगर हम कॉमनली देखें तो जैसे जो बच्चे मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते कभी, जब वो बार बार उस प्रॉब्लम में फेल होते हैं सॉल्यूशन निकालने में, तो उनके अंदर भी एक लर्नड हेल्पलेसनेस आ जाती है कि हम मैथ में अच्छे ही नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये 3-4 एक्सपेरिमेंट्स थे ये शो करने के लिए कि सिर्फ एक ऑब्जर्वेबल लर्निंग नहीं होती है जो बिहेवियर में दिखे, उसके अलावा भी लर्निंग होती है जो कॉग्निटिव लर्निंग जिसे हम कहते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स थे। अब इसके आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्वेशन लर्निंग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।